हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 एंड 2 के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वो वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, दिल्ली, 12th टू 15th सेंचुरी, 12वीं से 15वीं शताब्दी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चोल वंश के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने यह भी देखा था कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश आपस में ही संघर्ष कर रहे थे कन्नौज के इलाके पर नियंत्रण पाने के लिए, और यह संघर्ष बहुत लंबा चला था, इसलिए इसे इतिहासकारों ने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया था। हिंदी में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। देखिए, जब एक बड़ा साम्राज्य नहीं होता और छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, तो ये मैसेज होता है उन फॉरेन इन्वेडर्स को कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनका ध्यान हम लोग के ऊपर नहीं है और वो आपस में ही लड़ने में बिजी है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये अटैक करने का सही मौका है। तो इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो बाहरी आक्रमणकारी होते हैं, वो फिर अटैक करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा, जिससे कि चीजें लिंक हो जाए। देखिए, सबसे पहला जो फॉरेन इन्वेडर आया वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 एडी में सिंध पर हमला किया था, और तब सिंध का जो शासक था वो था दाहिर। उसने दाहिर को पराजित करके सिंध पर अपना नियंत्रण बना लिया था, और मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब था। फिर मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो दूसरा फॉरेन इन्वेडर आता है वो था महमूद ऑफ गजनी। इसने 1000 एडी से लेकर 1025 एडी तक उपमहाद्वीप में 17 बार हमला किया और मंदिरों को लूटा। ये आपका था तुर्क। फिर महमूद ऑफ गजनी के बाद जो तीसरा इन्वेडर आया वो था आपका मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की जो मुख्य दिलचस्पी थी वो गजनी एवं घोर प्रदेश में ज्यादा थी, इसलिए वो हिंदुस्तान का प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस चला गया था। फिर जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक शासन करता रहा। In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of large kingdoms. चैप्टर 2 में हम लोगों ने यह पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा का जो क्षेत्र है और उसके आसपास के क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद दिल्ली एज इट्स कैपिटल? क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ऐसा इस वजह से है क्योंकि दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में जाकर बना था। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer. दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के काल में साम्राज्य की राजधानी बनी। फिर
12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने हराया था। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। देखिए, तोमर और चौहान के राज्यकाल में ही दिल्ली जो है वो कमर्शियल सेंटर बना, मतलब कि वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दिल्ली कमर्शियल सेंटर इसलिए बना क्योंकि जो शासक थे वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, मतलब कि व्यापारियों को सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मेनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। देखिए, बहुत सारे अमीर जैन व्यापारी जो थे वो शहर में रहते थे और उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। कॉइन्स मिंटेड हियर कॉल्ड दिल्लीवाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। यहाँ पे दिल्लीवाल नाम के कॉइन्स बनते थे और उनका काफी प्रचलन था। यहाँ दिल्लीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ पे ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है और पूछ सकता है कि दिल्लीवाल क्या था। तो ये एक तरीके का कॉइन था, सिक्का था। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. 13th century के बिगनिंग में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसी के साथ दिल्ली एक ऐसे राजधानी में ट्रांसफॉर्म हो गया जहां से उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाया जा सका। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में बताया गया है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बताया गया है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है राजपूत डायनेस्टीज। राजपूत डायनेस्टी के दो इंपॉर्टेंट जो वंश हैं वो है तोमर वंश और चौहान वंश। तोमर वंश के जो इंपॉर्टेंट शासक हैं वो है अनंगपाल, जिन्होंने 1130 से 1145 तक शासन किया है। फिर चौहान वंश के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो है पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने 1175 से 1192 तक शासन किया है। फिर आते हैं आपके अर्ली तुर्किश रूलर्स। इनका शासन रहा है 1206 से 1290 तक। और जो अर्ली तुर्किश रूलर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत की थी। फिर आता है आपका इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, फिर घियासुद्दीन बलबन। फिर अर्ली तुर्किश रूलर्स के बाद आते हैं आपके खलजी डायनेस्टी, जिनका शासन रहा 1290 से 1320 तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो है जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया है। फिर खलजी डायनेस्टी के बाद आता है आपका तुगलक डायनेस्टी। इनका शासन रहा 1320 से 1414 तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं वो हैं आपके गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिर तुगलक डायनेस्टी के बाद आते हैं आपके सैयद डायनेस्टी। इनका शासन रहा 1414 से लेकर 1451 तक और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रूलर है वो है खिज्र खान। फिर सैयद डायनेस्टी के बाद जो लास्ट डायनेस्टी आता है वो है लोधी डायनेस्टी। 1451 से लेके 1526 तक इनका शासन रहा और बहलोल लोधी है इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा और उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा। देखिए, ये वही है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है बस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर दी सुल्तान्स। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। हिस्ट्रीज आर नोन एज तारीख और त्वारीख इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दी दिल्ली सुल्तान्स। तारीख जो कि एक वचन में है या फिर त्वारीख जो कि बहुवचन में, प्लूरल में है, एक तरीके के स्रोत हैं जिससे कि इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। और ये फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्य की भाषा थी।
इतिहास, तारीख, तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। The authors of Tawariq were learned men, secretaries, administrators, poets, and courtiers, who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तवारीख के जो लेखक थे वो लर्नेड मैन थे, जैसे सेक्रेटरीज मतलब कि सचिव, एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब आपके प्रशासक, पोइट्स मतलब कवि और कोर्टियर्स मतलब दरबारी। और ये घटनाओं का वर्णन देते थे और साथ ही साथ जो शासक होते थे उनको प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, मतलब कि जस्ट रूल के इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज भी करते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। देखिए, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फर्स्ट पॉइंट, द ऑथर्स ऑफ त्वारिक लिव्ड इन सिटीज एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। त्वारिक के जो लेखक होते थे वो नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहे हो। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। सेकेंड पॉइंट, दे ऑफन रोड देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। जो तवारीख के जो लेखक थे वो इतिहास मतलब कि हिस्ट्री सुल्तानों के लिए लिखते थे इस उम्मीद में कि सुल्तान उनको उपहार देंगे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। Third point, these authors advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. ये जो लेखक होते थे ये शासकों को सलाह देते थे कि बर्थराइट मतलब कि जन्म सिद्ध अधिकार और जेंडर डिस्टिंक्शन मतलब कि लिंग भेद पर आधारित आइडियल सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, मतलब आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखनी है। अब एक एक करके बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन समझते हैं। पहले बर्थ राइट को समझते हैं। देखिए, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार मतलब प्रिविलेजेस का दावा करना जन्म सिद्ध अधिकार या फिर बर्थ राइट होता है। कुलीन लोगों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, इसी को बर्थराइट कहते हैं। अब जेंडर डिस्टिंक्शन को समझते हैं। देखिए, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मेन एंड वुमेन में, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मेन सुपीरियर होते हैं वुमेन से। इसी को जेंडर डिस्टिंक्शन या फिर लिंग भेद कहते हैं। जब रजिया सुल्तान शासन कर रही थी वो एक स्त्री हैं, इसीलिए मिन्हाज सिराज लिखता है कि जो क्वींस रूल है वो गॉड द्वारा क्रिएटेड सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट है, क्योंकि वुमेन वेयर सपोज टू बी सबऑर्डिनेट टू मेन। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश's डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। 1236 में इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। The chronicler of the age, Minhaj Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as a ruler. उस युग का जो इतिहासकार था मिन्हाज सिराज, वो ये मानता है कि रजिया सुल्तान ज्यादा क्वालिफाइड थी, ज्यादा योग्य थी अपनी भाइयों की तुलना में, मगर फिर भी वो उसको एज क्वीन मतलब कि एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था क्योंकि वो एक स्त्री थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। नॉर वेयर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। द consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के कंसोलिडेशन के लिए रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत थी, मतलब कि विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves. मतलब कि जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली इल्तुतमिश, वो एरिस्टोक्रेट्स और लैंडेड चीफ्टेंस को एज गवर्नर अपॉइंट नहीं करते थे। मतलब कि जो सामंत होते थे और जो जमींदार होते थे, उनको एज गवर्नर इल्तुतमिश अपॉइंट नहीं करते थे, बल्कि वो अपने विशेष गुलामों को नियुक्त करते थे सूबेदारों के पद पर। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। These slaves are called बंदगा in Persian and they were bought for military service. इन गुलामों को बंदगा कहा जाता है फारसी भाषा में और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दे वेयर केयरफुली ट्रेन्ड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए इन गुलामों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। Since they were totally dependent upon their master, this sultan could trust and rely upon them. देखिए, ये जो गुलाम होते थे, ये पूरी तरीके से अपने मास्टर पर, मतलब कि मालिक पर निर्भर होते थे, डिपेंडेंट होते थे। इसी वजह से जो सुल्तान होते थे, वो इन गुलामों पर ट्रस्ट कर सकते थे, उन पर विश्वास कर सकते थे और उन पर निर्भर हो सकते थे। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandga and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. देखिए, खलजी और तुगलक भी बंदगा का इस्तेमाल करते रहे थे और उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी हाई पॉलिटिकल पोजीशन, मतलब कि ऊंचे राजनीतिक पदों पर जगह दी थी। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। दे वेयर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। इन लोगों को, जो खलजीज और तुगलक थे, जनरल मतलब कि सेनापति और गवर्नर मतलब कि सूबेदार जैसे पद दिए थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। However, this also introduced an element of political instability. लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए ये कोई सुल्तान है, इन्होंने अपने गुलाम को किसी ऊंचे राजनीतिक पद पर बिठाया है। अब जब इस सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और फिर कोई दूसरा सुल्तान बनता है, तो ये गुलाम इस सुल्तान को मानने से इनकार कर देगा। तो यहां पे हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ जाएं और ये पहला पहला कंडीशन हो गया। और एक और कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो सुल्तान है, ये अपने गुलाम को किसी हाई पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठा दे, तो फिर ये दोनों आपस में लड़ जाएं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पैदा होने लगी थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their heirs. मतलब कि जो गुलाम होते थे और जो आश्रित लोग होते थे, वो अपने मालिकों और संरक्षकों के लिए तो लॉयल होते थे, वफादार होते थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी होते थे, उनके प्रति वो लॉयल नहीं होते थे, वफादार नहीं होते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। एज अ रिजल्ट, द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी।
देखिए, फलस्वरूप कोई नया शासक जब सिंहासन पर बैठता था तो नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती थी। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। इसको हम लोगों ने पिछले स्लाइड में समझ लिया है। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base-born to high offices. देखिए, दिल्ली सुल्तान जो इन निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पद देते थे, इस वजह से जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे उनको धक्का पहुंचता था, और ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पद देने के कारण जो त्वारिक के जो लेखक होते थे वो भी दिल्ली सुल्तान की आलोचना करते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी त्वारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. पहले के सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी अपने मिलिट्री कमांडर्स मतलब कि सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में एज गवर्नर सूबेदार के पद पर अपॉइंट किया था। पहले पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। दीज लैंड्स वेयर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। देखिए, ये जो टेरिटरी होते थे इनको इक्ता कहा जाता था, और इनके जो होल्डर होते थे उनको इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। The duty of the Muktis was to lead military campaigns and maintain law and order in their इक्तास। देखिए, मुक्ति का काम था मिलिट्री कैंपेन मतलब कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर मतलब कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। In exchange for their military services, the Muktis collected the revenues of their assignments as salary. अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। They also paid their soldiers from these revenues. मुक्ति लोग अपने इक्ता से राजस्व की वसूली करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और इसी रेवेन्यू से फिर अपने सोल्जर्स को मतलब कि अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिस वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वेयर असाइंड इक्तास फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। देखिए, मुक्ति लोगों पर कंट्रोल रखना तभी प्रभावी होता था जब उनका जो पद था वो इनहेरिटेबल ना हो मतलब कि वंशानुगत ना हो, और उनको जो इक्ता असाइन किया जाता था वो भी थोड़े पीरियड के लिए ही किया जाता था, फिर उनका ट्रांसफर किसी और इक्ता में कर दिया जाता था। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। These harsh conditions of service were rigorously imposed during the reigns of Alauddin Khilji and मोहम्मद तुगलक। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the मुक्तिस। राज्य के द्वारा अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए जाते थे जो कि मुक्ति पर नजर रखते थे कि वे कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। देखिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि राज्य द्वारा जितना टैक्स तय किया गया है मुक्ति उतना ही टैक्स कलेक्ट करे और वो उतना ही नंबर ऑफ सोल्जर रखे, उतने ही सैनिक रखे जितना कि राज्य द्वारा तय किया गया है, क्योंकि
अगर मुक्ति मान लीजिए ज्यादा सैनिक रखता है तो फिर विद्रोह भी कर सकता है, इसलिए इस बात पर ध्यान रखा जाता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authority. जब दिल्ली के सुल्तान हिंटरलैंड मतलब कि दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले आए, तो उन्होंने फिर सामंतों को, धनी जमींदारों को अपनी सत्ता को मानने के लिए मजबूर किया। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले आए, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य किया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी, द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट होता था और कलेक्शन होता था, मतलब कि भू राजस्व का जो निर्धारण होता था और जो वसूली होता था, उस कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। The rights of the local chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया और उल्टा उन्हें ही टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया गया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। The Sultan's administrators measured the land and kept careful accounts. सुल्तान के जो प्रशासक होते थे वो लैंड को बहुत ही अच्छे से मेजर करते थे और उनका हिसाब भी रखते थे कि कौन कितना फसल उगा रहा है और कौन कौन से फसल उगा रहा है। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। देयर वेयर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला, ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। देखिए, कृषि पर कर लगता था जिसको कि खराज कहा जाता है और यह किसान की उपज का लगभग 50% होता था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि खराज किस टाइप का टैक्स था। तो ये आपको बताना होगा कि ये कृषि पर लगता था। कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। फिर दूसरे टाइप का टैक्स था जो कि मवेशियों पर लगता था, ऑन कैटल, मवेशियों पर। और तीसरे तरह का कर था जो हाउसेस पे लगता था, घरों पर। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans. हमें ये याद रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र के बाहर था। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. देखिए, दिल्ली से जो डिस्टेंट प्रोविंसेस होते थे, जो सुदूर प्रांत होते थे, उन पर नियंत्रण करना कठिन था क्योंकि जो गवर्नर होते थे, जो सूबेदार वहां पे होते थे, हो सकता है वो विद्रोह कर सकते थे या फिर वेदर खराब होता था तो जो आने जाने का जो मार्ग होता था या फिर कम्युनिकेशन लाइंस होते थे वो भी ठप हो सकते थे। इस वजह से दिल्ली से बंगाल जैसे डिस्टेंट प्रोविंसेस पे कंट्रोल कर पाना डिफिकल्ट था और साउथ इंडिया को एनेक्स करने के तुरंत बाद वो पूरा का पूरा रीजन फिर से स्वतंत्र हो गया था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वेयर फॉरेस्टेड एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। देखिए, गंगा घाटी के जो मैदानी इलाके में कुछ इलाके ऐसे थे जो घने घने जंगल थे, वहां पर भी सुल्तान की जो सेनाएं थी वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई थी। यहां तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी।
लोकल chieftains established their rule in these regions. स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक इन क्षेत्रों पर फोर्सफुली कंट्रोल तो पा लेते थे, लेकिन थोड़े ही समय तक। फिर क्या होता था कि ये जो स्थानीय सरदार होते थे, ये विद्रोह कर देते थे और वापस इन क्षेत्रों पर शासन करने लग जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वो अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of मोहम्मद तुगलक्स रूल। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत को बहुत सारे मंगोल अटैक्स झेलने पड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. देखिए, इन मंगोल अटैक्स की वजह से इन दोनों शासकों को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी और इतनी विशाल सेना को संभालना एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क था। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरीज। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। आफ्टर द तुगलक्स, द सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526। देखिए, तुगलक वंश के बाद सैयद और लोधी वंश ने दिल्ली और आगरा से 1526 तक शासन किया। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। बाई देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. देखिए, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और साउथ इंडिया में इंडिपेंडेंट रूलर्स मतलब कि स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और उन्होंने बहुत ही समृद्ध राज्य और राजधानियां बनाई थी। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. इस काल में कुछ छोटे राज्य स्थापित हुए थे, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से होता था। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूरी started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal emperor Humayun. शेर शाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और फिर वहां पे अपने राजवंश को स्थापित किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। Although the Sur dynasty ruled for only 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. देखिए, सुर वंश ने सिर्फ 15 सालों तक ही शासन किया था, लेकिन उन्होंने प्रशासन के इलाके में
अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाया और उन तरीकों को और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया, चुस्त बना दिया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। शेर शाह's administration became the model followed by the great emperor Akbar when he consolidated the Mughal empire. महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।